सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 के हम लोग देखने वाले हैं आज साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी का सेट हम लोग 1 देखेंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम का जो प्रोग्राम है ये निकल चुका है। ठीक है, आप लोग अच्छे से अभी से लग जाइए तैयारी में, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आप लोगों का, ठीक है, चलिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोनों को क्या कहते हैं। अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन जो है उसे क्या कहते हैं। देखिए, अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोनों इंसुलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसुलिन कहा जाता है। ठीक है, भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब आरंभ किया गया? तो 1916 में। न्यूरॉन किसे कहते हैं? तंत्रिका तंत्र में पाए जाने वाले कोश को न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या है, हमारी आँख कितनी परतों से बनी होती है? तो हमारी आँख 3 परतों से बनी होती है। समस्या पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, उसे क्या कहता है? तो उसे परिकल्पना कहा जाता है। ठीक है, व्यवहारवाद की नींव किसने दी? तो वाटसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, हम लोग फटाफट प्रश्न को देखेंगे। अवधारणा के किन्हीं दो प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, यह दिया हुआ है, अवधान के किन्हीं 2 प्रकार निम्नलिखित क्या क्या है। एक हो गया ऐच्छिक अवधान, वैसा अवधान जिसमें व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता होती है, अर्थात व्यक्ति स्वयं के इच्छा के कारण अन्य उद्दीपनों की अपेक्षा कर उद्दीपन विशेष पर ध्यान देता है, तो ऐसी अवधान को ऐच्छिक अवधान कहा जाता है। ऐच्छिक अवधान के निहित मुख्य बातें क्या क्या है? देखिए, उद्देश्य है और प्रेरणादायक इच्छा, और गम देखिए क्या है, अन्य उद्दीपक की चेतना की अपेक्षा। ठीक है, अभी देखिए क्या है, अनैच्छिक अवधान क्या है? वैसा अवधान जिसमें इच्छा, रुचि, प्रेरणा या ध्येय की अपेक्षा होती है, अनैच्छिक प्रावधान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है, यह अवधान उद्दीपक की तीव्रता के कारण चेतना केंद्र में आता है, जैसा कि पटाखा फूटना, सुंदर स्वरूप आदि। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है, चिंतन की परिभाषा देकर उसका स्वरूप बताइए। सामान्य शब्दों में चिंतन वे यहाँ तात्पर्य है मन में होने वाली किसी प्रकार की क्रिया से लिया जाता है, जबकि चिंतन पूर्वकों की सहायता से समस्या का समाधान होता है। ठीक है, वारेन ने चिंतन की परिभाषा इस प्रकार दी है कि चिंतन व्यक्ति के समक्ष उपस्थित समस्या से संपन्न होने वाला प्रतीकात्मक स्वरूप की एक विचारात्मक क्रिया है, जिसमें समस्या के प्रावधान एवं निर्देशन में कुछ प्रयत्न और भूल होते हैं, उसे अत्यंत समस्या का समाधान कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें चिंतन के कुछ मानसिक क्रियाएं सन्निहित होती है, जो क्रिया या स्वरूप के रूप में जाना जाता है। समस्या की उपस्थिति, भिन्न भिन्न विचार की उपस्थिति, प्रयत्न एवं भूल का होना, व्यक्ति की सक्रिय होना, आंतरिक संभावना होना, ये सारा। समस्या समाधान के साथ प्रक्रिया का अंत होना। ठीक है, 10 नंबर वाला प्रश्न देखिए, ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है आप लोगों के लिए। फिर संवेग के किन्हीं 3 आरंभिक परिवर्तन का वर्णन करना है। संवेग के मुख्य 3 आरंभिक परिवर्तन इस प्रकार है, श्वास की गति में परिवर्तन, प्रक्रिया की सांस की गति एक समान चलते हैं, परंतु अवसर विशेष अर्थात संवेगावस्था में प्राप्त सांस की गति में वृद्धि होनी है, और यह गति कम या अधिक दोनों हो सकता है। समस्या स्थिति में सांस की गति का अनुपात 1:4 होता है, जबकि संवेगावस्था में यह गति 1:2 या 1:1 भी हो जाता है। ठीक है, रक्तचाप में परिवर्तन, संवेगावस्था में सामान्य रक्तचाप की अपेक्षा रक्त के चालन में वृद्धि या कमी हो जाती है। भय की स्थिर खुशी
की स्थिति में यह गति बढ़ती घटती जाती है। ठीक है, जब भय लगता है, खुशी होती है, तो उस समय मतलब वो क्या होता है, रक्तचाप जो है, प्रेशर जो है बढ़ता भी है और घटता भी है। सामान्य रक्तचाप जो है 80 से 120 के बीच पाया जाता है, जो नॉर्मल होता है, परंतु रक्तचाप की गति में उतार चढ़ाव तनाव के प्रभाव स्वरूप होता रहता है, जैसे बताएं। ठीक है, पाचन क्रिया में परिवर्तन। परिस्थिति विशेष में अध्ययन के पश्चात कैनन के प्रयोगों द्वारा पाया कि भय, क्रोध आदि की स्थिति में पाचन क्रिया बंद हो जाती है। थॉर्नडाइक ने सीखने की किन किन नियमों की स्थापना की है? तो थॉर्नडाइक ने सीखने का प्रयत्न त्रुटि सिद्धांत की व्याख्या के क्रम के मुख्य सीखने के 3 नियमों की विवेचना इस प्रकार अग्रलिखित है। देखिए, अभ्यास का नियम। इस नियम के अंतर्गत प्राणी सही अनुक्रिया अभ्यास के कारण करता है। प्राणी किस क्रिया को जितना दोहराता है वह उतनी ही निपुणता द्वारा सीख पाता है। मतलब कोई भी काम को करने से हम लोग जो उसको बार बार करेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सीख पाते हैं। प्रारंभ में त्रुटि अधिक होता है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास करते रहने से विषयगत त्रुटि समाप्त हो जाती है। जब हम लोग शुरुआत में कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, उस कार्य से हम लोगों का बहुत सारा गलत सलत हो जाता है, लेकिन बाद में करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं और वो अच्छे से हम लोग कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। प्रभाव। देखिए, प्रभाव का नियम में क्या है, सीखने के संतोष का प्रभाव अधिक देखा जाता है। जिस कार्य को करने से प्राणी संतुष्टि मिलता है उसे वह निरंतर दोहराता है। कोई भी कार्य जैसा है जो हम लोग क्या करते हैं, उसको करने से हम लोग को आराम सुख मिलता है तो हम लोग उसे बार बार करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए संतोष प्रभाव सीखने की क्रिया पर पड़ता है। बिल्ली का प्रयास करने के पश्चात दिखाया खुलते मछली का टुकड़ा मिलना वह प्रभाव है और जो उसे बार बार क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तत्परता का नियम देखिए क्या है। इस नियम के अनुसार सीखने वाले के संतोष में कुछ खास संबंध है। तत्परता किए गए क्रिया से संतोष की प्राप्ति होता है, परंतु तत्परता के प्रभाव में किया गया कार्य उसे संतोष नहीं मिलता है। जब जीव किसी क्रिया को करने के लिए तत्पर होता है परंतु वह क्रिया संपन्न नहीं होता है तो असंतोष प्राप्त हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलिए, चयनात्मक अवधान को प्रभावित करने वाले कारक संक्षेप में हम लोग को क्या करना है, वर्णन करना है। ठीक है, चलिए, चयनात्मक अवधान के कारकों को 2 भाग बाह्य एवं आंतरिक कारक वर्गीकृत किया गया है। बाह्य कारक उद्दीपन के लक्षण से संबंधित होते हैं। अन्य चीज स्थिर रहने पर उद्दीपक के आकार, तीव्रता, गति अवधान के प्रमुख निरंतरता है। और आंतरिक कारक एक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें भाग 2 में देखिए 2 में क्या है, देखिए 2 भागों में बांटा जाता है। अभिप्रेरणात्मक कारक देखिए इसका संबंध हमारी जैविक एवं मानसिक आवश्यकताओं से होता है। जैसे हमें भूख लगती है तब हम भोजन की हल्की सी गंध की सूंघ लेते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरीके से आप लोगों को करना है। संज्ञानात्मक कारक इसके अंतर्गत अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि आते हैं। जो वस्तु रुचिकर तथा जिस वस्तु के प्रति अभिवृत्ति अनुकूल होती है वह हमारा ध्यान खींचती है ना। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको देखिए, एग्ज़ाम में अच्छे से इसका स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, प्रेरण से क्या तात्पर्य है, इसके गुण, दोष और संक्षेप में इसके वर्णन करना है। प्रेरण का साधारण अर्थ है कि व्यवहार या घटना को देखना, किसी घटना को देखकर क्रमबद्ध रूप से उसका वर्णन संक्षेप करना, ये सब होता है। ठीक है, चलिए, इसमें आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए। इसमें देखा सार्वजनिक चिंतन क्षमता एवं कौशल को बढ़ाने में सहायक कुछ उपाय यहाँ दिया हुआ है। आप लोग ये पॉइंट्स को आप लोग को लिखना है, तो ये आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये सारा आप लोग पॉइंट्स जितना सारा है आप लोग
नोट डाउन करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये अपना कॉपी में लिखते जाइए। चलिए उसके बाद देखिए दीर्घस्मृति श्रेणीबद्ध संगठन क्या है, इसमें भी आप लोग को बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है। आप लोग इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए और करते चलिए, ठीक है। चलिए, नहीं तो ये इतना बड़ा बड़ा प्रश्न पढ़ के समझाएंगे तो फिर बहुत बड़ा होगा वीडियो, ठीक है। तो आप लोग को लिखना है, अभ्यास करिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगा तो हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। 9199154669 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी जो समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को ये पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और करते चलिए, ठीक है। दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे विकासात्मक कार्य क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट करना है आप लोगों को, तो ये भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ा प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अपने से एक दो बार लिख लीजिए इसे। चलिए ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें जो स्टूडेंट न्यू जुड़े हुए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो देखें, इसके लिए पूरा देखें, ठीक है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।